नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जैसे जैसे चुनाव का समय और करीब आ रहा है, वैसे वैसे बिहार का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। देखिए, बिहार में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर चर्चा बिल्कुल लाजिम हो जाती है और कई तरह के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है वो सवाल है कि क्या वाकई में एनडीए में सब ठीक ठाक है। देखिए, एक सवाल महागठबंधन से भी जुड़ा लगातार पूछा जा रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में महागठबंधन का कुंभा बढ़ने जा रहा है, और कुछ लोग तो ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बार प्रशांत किशोर किसको और कितना डैमेज करेंगे। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर खरी खरी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के आपको भी लिए। शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने सुना होगा कि कुछ वक्त पहले जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर के बड़ा बयान दे दिया था, जिसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया था। ऐसा क्या कहा था मांझी जी? देखिए, मांझी जी जो एनडीए में हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और अपने ही सहयोगी, अपने ही घटक दल अलायंस वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर ही उन्होंने तंज कसा था कि वो उनकी मैच्योरिटी कम है। अनुभव की कमी है। हाँ, अनुभव की कमी है, मैच्योरिटी कम जिसको आप कह सकती हैं। तो ये देखिए, निश्चित रूप से उसके बाद चिराग पासवान से उम्मीद की जा रही थी, लोग यही कह रहे थे कि चिराग पासवान कोई बड़ा कठोर शब्द का चयन करेंगे। लेकिन बावजूद इसके आपने देखा कि चिराग पासवान उनको अभिभावक बता रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल। वो जी। उनसे बोलते हैं, हम उनसे सीखते हैं। हम्म। तो ये निश्चित रूप से आप देखिए ट्विस्ट कैसा हुआ। हम्म। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को हिट कर रहे हैं, हम्म। डायरेक्टली समझ लीजिए, इनडायरेक्टली समझ लीजिए, लेकिन चिराग पासवान उस पर कुछ नहीं बोलते। वो अभिभावक बोलते हैं, उनसे सीखते हैं और बोलते हैं कि सदन में हम लोग साथ बैठते हैं। तो ये निश्चित रूप से यही बात समझने वाली है कि आप जो है सो एक तरफ से अलायंस पार्टनर में आप किसी को इधर-उधर कर रहे हैं जीतन राम मांझी, लेकिन चिराग पासवान बहुत बैलेंस बोल करके निकल जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है। बड़ी बात है, लेकिन रवि जी, ये कोई पहला मौका नहीं है जब जीतन राम मांझी ने इस तरह से चिराग पासवान को कुछ कहा होगा। लगातार हम देख रहे हैं, कभी कहते हैं कि अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, कभी कहते हैं कि दिखावा है, कभी कहते हैं कि देह चमकाना चाहते हैं। यानी कि चल क्या रहा है? देखिए, अब उसका जवाब जो सो उनकी पार्टी के जो सांसद हैं अरुण मांझी ने दिया है। अरुण भारती। अरुण भारती ने जी दिया है। जी जी। अरुण भारती ने स्पष्ट रूप से वह बता दिया है, जो उनको मैच्योरिटी की बात कही या तमाम तरह की जो बात कर रहे हैं, अरुण भारती ने स्पष्टता के साथ कहा है कि वह चिराग पासवान निश्चित रूप से युवा हैं, वह क्राउड पुलर हैं, सब कुछ, जी जी। लेकिन वह इस्तीफा देने का उनको अनुभव नहीं हम्म। है। यह कहीं न कहीं वह बात कहते हुए और तीखा हमला था, सीधा कटाक्ष था। निश्चित रूप से तो वो जो आप चिराग पासवान को हिट करिएगा, तो उसको जब उसका जवाब तो आपको मिलेगा। वो नहीं, आपको बच कर के जाने नहीं दिया जाएगा, इतनी बात तय मानिए। वह भी पार्टी चलाते हैं, उनकी भी पार्टी में कई उनके फॉलोवर्स हैं, जो अंधभक्त कहा जाता है, उस तरीके से है। तो वो आप किसी अपने गुरु को या अपने पार्टी के नेता को, सर्वमान्य नेता को अगर आप बोलिएगा, तो बच के कोई नहीं जाने देगा, या अलायंस में है या अलायंस के बाहर है, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो वो अरुण भारती करते हुए दिखाई पड़े आपको, उसमें कहाँ दिक्कत है? उसमें कहाँ दिक्कत है, लेकिन दिक्कत इस बात की है, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं यही वाली दिक्कत एनडीए में तो नहीं है ना? एनडीए में सब ऑल इज वेल है। देखिए, एनडीए में जहाँ तक जी। नरेंद्र मोदी की बात आती है, हाँ। उस पॉइंट पर, उस इश्यू पर सारे जो है सो जितने भी लोग हैं सब एक हैं। क्योंकि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को बेहतर करना है। नरेंद्र मोदी को अगर बिहार जीतना है तो आपको नरेंद्र मोदी के आगे करना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी आगे रहेंगे तभी बिहार आप जीत सकिएगा। नहीं तो फिर जो सिर फुटौवल की स्थिति यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ेगी। और सिर फटौवल तो हो रहा है, लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आर पार के मूड में टकराव दिख रही है। देखिए, टकराव दिख रही है, लेकिन जी। आप दूसरे लोग टकराव कर रहे हैं, लेकिन चिराग पार्टी पासवान की पार्टी जो है वह बहुत बैलेंस बात कर रही है और एक-एक मुद्दे को सरलता के साथ, सहजता के साथ करती हुई दिखाई पड़ रही है। और चिराग पासवान ने तो बीते दिन कह भी दिया कि मैं या हम कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि 243 पर एनडीए चुनाव लड़ रहा है। एनडीए चुनाव लड़ तो रहा ये है। चिराग पासवान ने स्पष्टता के साथ, तो चिराग पासवान की इतनी बात कहने के बाद तो अब है तौबा नहीं मचनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, जो
सब कोई को आप सभी को आप संतुष्ट नहीं कर सकती हैं, इस बात को मान के चलिए। उसमें कुछ न कुछ ऐसे आत्मा भी हैं जो कि आपको रह करके कुछ न कुछ सैटारिकल वे में बोलेंगे। तो उस पर आपको उसको नज़रअंदाज करना है, जो काम चिराग पासवान करते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस तरह का जो लगातार बयान दिया जा रहा है, इसका कितना नुकसान आपको लग रहा है कि एनडीए को हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, निश्चित रूप से आपको 2025 में चुनाव हो रहा है, 225 आपको हिट करना है, आपका जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, तो वो उसके लिए आपको बहुत बैलेंस होकर के बात करनी पड़ेगी, नहीं तो 225 आपका टारगेट कतई पूरा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आपके सामने मजबूत गठबंधन, मजबूत अलायंस है और आप देख रही हैं कि ओवैसी की पार्टी भी एंट्री चाह रही है कि वक़्त संशोधन विधेयक के बाद कि मुस्लिम वोट का जो 17-18% कहा जाता है, उसमें डिवीज़न नहीं हो, इस लिहाज से देखिए ओवैसी भी इधर एंट्री करना चाह रहे हैं। ऐसी नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कही जाती है एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी को, लेकिन बावजूद इसके जब वो उनको जब स्ट्राइक करना है, आपने देखा भी था कि 2020 के चुनाव में कितनी सीट पर वो लड़े और कितनी सीट पर जो है सो जीत करके आए। तो 5 सीट वो जीत करके आए थे, तो वो उसके बाद आरजेडी में उनके सब विधायक चले गए। तो ये अख्तरुल इमान को छोड़ करके प्रदेश अध्यक्ष को, तो ये आप देख रही हैं। और एक ही मात्र देखिए, ढाका से इस बार आए थे आपको ओवैसी, तो पार्टी मीटिंग में उन्होंने कहा कि राणा रणधीर सिंह को हम ढाका से उम्मीदवार बनाएंगे, घोषणा भी उन्होंने कर दी। तो ये देखिए, सब समीकरण को वो साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको बी टीम कहा जा रहा है। और देखिए, एक तो मैसेज भी देने की बात कही जा रही है ना ओवैसी की तरफ। ओवैसी पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे चिराग पासवान की। क्या लगता है रवि जी, क्या चल रहा है चिराग पासवान के मन में? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बिहार को लेकर के और बिहार में चिराग पासवान की सक्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए, चिराग पासवान, एक बात समझ लीजिए, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की बात बिहार से हो रही है और शाहाबाद का क्षेत्र उनकी पार्टी की ओर से यह तैयारी है। अब उसके लिए जो सो लोक जनशक्ति पार्टी का संसदीय बोर्ड है, वही चयन करेगा कि चिराग पासवान कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। माने शाहाबाद के किसी क्षेत्र से लड़ेंगे या किसी अन्य। अब हम सीधा जाएंगे महागठबंधन की तरफ, और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या महागठबंधन का कुंभा बढ़ने जा रहा है। एक पत्र वायरल हो गया है। देखिए, वह पत्र ओवैसी का पत्र है। वो एआईएमआईएम के ओवैसी ने पत्र लिखा है राजद को कि वो, अब देखिए, यही इसी पर देखिए हमको डॉट से डॉट मिलाना है। जी। ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ओवैसी की पार्टी को, अब एआईएमआईएम को। वो क्यों कहा जा रहा है कि वो देखिए, यह एक चाल है, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी होता है कि आपने जो है सो चिट्ठी लिख दिया राजद को कि हम आपके अलायंस में आना चाहते हैं। अब उधर से अच्छा, सीट कितना है? 243 है। 243 से 244 नहीं होगा। और यदि जो है सो आपको एक्सेप्टेंस आपको आरजेडी महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में नहीं हुआ ओवैसी की पार्टी का, तो वो कहेंगे भाई हमने तो कहा था, लेकिन वही लोगों ने हमको इनकार कर दिया, तो हम क्या करेंगे? जब वोट ऑफ डिवीजन की बात आएगी, देखिए, इस बार हम बार-बार कहते हैं, तो वक्त। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है रवि जी कि क्या शर्तें भी रखी गई हैं सामने। देखिए, निश्चित रूप से कोई वह जाएंगे ओवैसी की पार्टी की, अगर यदि एंट्री होती तो एक सीट पर तो बात बनेगी नहीं। 2020 में कितनी सीट पर लड़े थे? 18-20 पर लड़े थे और वो 5 सीट जीत करके आए थे। तो वही आपको इस बार भी होगा, तो उससे ज्यादा सीट लेंगे कि कम सीट मांगेंगे? यही बात तो है। और देखिए, आपको आपके अलायंस में नहीं जाना होगा तो हम 40 सीट कहेंगे, 30 सीट कहेंगे। तो यही तो पॉलिटिकल गिमिक है, इसी को तो समझना और समझाना है लोगों को। और यही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम करती हुई दिखाई पड़ रही है और कहेगी जनता के बीच में जाके कि देखिए, हम आरजेडी के साथ, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ। हम जाना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने हमें शामिल नहीं किया। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि पशुपति पारस के मन में क्या है? देखिए, पशुपति पारस की पार्टी की निश्चित रूप से एंट्री होगी। उनको जो सीट मिलेगी, क्योंकि उनकी बातचीत भी हो गई है पशुपति पारस की, प्रदेश अध्यक्ष से भी हुई है, मंगनीलाल मंडल से भी जो राजद के हैं, और अंदर खाने में जो लाइन है, वो एक्शन वो हो रहा है। वो अब उनको, हमको लगता है कि अगली बैठक से पहले इन लोगों का आपस में तालमेल हो जाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि कुछ वक्त का इंतजार हाँ, और उसके बाद ये बड़ा ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए, पशुपति पारस जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको उनके लिए भी ज़रूरी है और आरजेडी के लिए भी, माने महागठबंधन के लिए ज़रूरी और मजबूरी है। क्योंकि वह चेहरा अगर इधर आएँगे तो दलित वोट जो कहा जा रहा है एनडीए की तरफ है, वह कुछ इधर शिफ्ट करेगा। कुछ इसमें इधर शिफ्ट करेगा। मुकेश सहनी का क्या चल रहा है? एक बयान बीते दिनों धड़ल्ले के साथ वायरल हो गया। ऐसा क्या कहा था उसने? देखिए, मुकेश सहनी की बात है। मुकेश सहनी का
डबल है ना तेजस्वी यादव के हाँ, साथ? हैं तो अभी तक तेजस्वी यादव अभी अभी तक तक मतलब? अभी तक जब तक कि माने कुछ और इधर-उधर से चारा नहीं फेंका जाता है। अच्छा, तो ये लेकिन ये बड़ा ऊहापोह की यानी कि स्थिति आप कह रहे हैं कि मन डोल रहा है। देखिए हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये पॉलिटिकल एनालिसिस जो करते हैं उन लोगों की यही विचार है हुँ। कि मुकेश सहनी इधर से उधर कर सकते हैं। कर सकते हैं यानी कि तेजस्वी यादव को झटका दे सकते हैं। देखिए निश्चित रूप से वह आप आरजेडी हुँ, के ऑफ द कैमरा आरजेडी के बड़े नेताओं से भी बात करिएगा तो आपको इस बात पर मुहर लगती हुई दिखाई पड़ेगी कि हो हुँ, सकता है इधर से उधर हो जाए। हो सकता है। हाँ, बिल्कुल क्योंकि देखिए वो यानी कि इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा है। क्योंकि आप देखिए उनका अब तक हुँ, कितने दल इधर से उधर कर चुके हैं वो। बिल्कुल, किसके साथ नहीं रहे हैं ये बताइए ना और आप। राजनीति में सब कुछ तो टेम्परेरी ही होता है। हाँ, वही कह रहे हैं तो परमानेंट कुछ नहीं है, टेम्परेरी ही है, हाँ, लेकिन उसमें भी देखा जाता है कि आपकी में आप जिसके साथ में है वो पूरी मजबूती के साथ हैं कि नहीं। हुँ, जैसे हुँ, चिराग पासवान जिसके साथ हैं मजबूती के साथ रहते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वही देखा जाता है, वही समझा जाता है। अगर यदि आप नहीं रहिएगा तो निश्चित रूप से विश्वसनीयता खत्म हो पर जाती है। खतरा मंडरा माने खतरा सकता है है। वही बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। उठता है उस पर। बड़ा सवाल उठता है। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे प्रशांत किशोर को लेकर के। क्या लगता है किसका खेल बिगाड़ेंगे इस बार प्रशांत किशोर? देखिए प्रशांत किशोर को आप थोड़ा-सा चलिए जो सी वोटर का सर्वे आ रहा है हुँ, इस पर, हुँ, आप देखिएगा कि लगातार प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये ग्राफ बढ़ने का देखिए सब जब चुनाव जब नज़दीक नहीं था तो उनका हुँ, ग्राफ कहाँ था आप देख लीजिए। बिल्कुल, ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहा है, हाँ, जनसुराज का ग्राफ प्रशांत किशोर का ग्राफ एज़ ए चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में उनका ग्राफ बढ़ता हुआ बढ़ता दिखाई है। पड़ रहा है। तो बिल्कुल, ये देखिए कि ये सबसे बड़ी बात है। हुँ, इसी को समझने का, इसी को डिकोड करने की ज़रूरत है। आप देखिए तेजस्वी यादव का ग्राफ पहले बढ़ा, फिर हुँ, घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, तो ये इस तरीके से हो रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर का जो बढ़ रहा है, हुँ, यह आपको खुशी मनाना है, खुशी मनाइए ना, कोई नहीं रोक रहा है कि तेजस्वी यादव हुँ, चीफ हुँ, मिनिस्टर हो जाएँगे, तेजस्वी बिल्कुल, यादव की महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। हुँ, लेकिन आप ये देखिए कि चुनाव नज़दीक आते-आते आपका ग्राफ घट रहा है। बिल्कुल। ये सबसे सोचने वाली ये बात सोचने वाली बात है और है। प्रशांत किशोर का बढ़ रहा है। ये भी ये सोचने वाली बात है। ये सबसे बड़ी बात है और इसी जी। को समझना होगा। ज़्यादा जितने भी पॉलिटिकल एनालिसिस है इस पर इनको फोकस करके बात करनी होगी। फोकस करके बात करनी होगी यानी कि डॉट से डॉट मिलाना होगा और जवाब फिर आपके पास अपने आप आ जाएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।